भाग 6। समय ने आरजे को याद करते हुए कहा, इस समय उसे आरजे से बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा था आयुध को परेशान करने के लिए। आयुध और समय एक दूसरे से इतनी नफरत करते थे कि एक दूसरे को हराने के लिए कुछ भी कर सकते थे। मुझे उस घमंडी लड़की को ढूंढना ही होगा, मुझे उसकी जरूरत है। अब या तो वो मेरी मदद करेगी, नहीं तो कुछ वक्त के लिए आयुध को गुमराह करने के लिए मेरे काम जरूर आएगी। उसने खुद से कहा। आयुध और शिवी समय की बात सुन हैरान रह गए। आयुध कभी भी नहीं चाहेगा कि समय उससे किसी भी मामले में आगे निकल जाए। आर्यन, जो कब से ये सब देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि समय आरजे के बारे में क्यों बोल रहा है, जबकि कुछ वक्त पहले आरजे और उसका इतना बड़ा पंगा हुआ था। फिर भी समय अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा तो आयुध समय के सामने आ गया। झूठ बोल रहे हो, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए? समय ने आयुध के कंधे पर थपथपाया। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें हारने का बहुत दुख है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिर जीत मेरी ही होनी थी। समय ने आयुध को देखते हुए एक टेढ़ी मुस्कान दी और आयुध को परेशान छोड़ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आर्यन ने भी आयुध की नजरों में आने से पहले वहां से अपने कमरे में दौड़ लगा दी। जिसे एक पल भी रुका तो आयुध उसे पकड़ लेगा। शिवी ने परेशान आयुध के कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, शायद ये केस हमारी किस्मत में ही नहीं था। वैसे भी मुझे लगता है परिजात पत्थर सिर्फ एक दंत कथा है, इसमें कुछ भी सच नहीं है। आयुध ने कहा, ये सच हो या ना हो, पर मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस समय से तो नहीं हार सकता। पता नहीं किसकी बात कर रहा था वो। जो भी हो, मुझे उस शख्स तक समय से पहले पहुंचना होगा। एक बार उस शिवानंद की बेटी तक पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं इस समय को देख लूंगा। इतना कह आयुध गुस्से में वहां से चला गया। शिवी ने अपना सिर पकड़ लिया। इन दोनों की वजह से कहीं ये केस हमारे हाथ से ना निकल जाए। अब मुझे ही कुछ करना होगा। शिवी का चेहरा चमक उठा और मुस्कुराते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। समय गुस्से में दंदनाता हुआ अपने कमरे में आया। आज नहीं तो कल ये आयुध कोई ना कोई सुराग तो ढूंढ ही लेगा शिवानंद चैटर्जी की बेटी तक पहुंचने का। मुझे उससे पहले ये पूरा केस अपने हाथ में लेना होगा। समय ने अपने कपड़े बदले और आंखें बंद कर बिस्तर पर लेट गया। समय के दिमाग में अभी भी आरजे ही घूम रही थी। मुझे किसी भी तरह उस लड़की को ढूंढना होगा। वो लड़की इतनी घमंडी है कि मैं उसकी शक्ल भी दोबारा नहीं देखना चाहता। मुझे पानी में फेंक दिया उसने। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? अगर मुझे उसकी जरूरत न होती तो आज मैं उसे उसी नदी में डुबा देता जहां उसने मुझे धक्का दिया था। रात के 1 बज रहे थे, पर समय की आंखों से नींद गायब थी। ये पहली बार था जब उसका खुद का बनाया हुआ शेड्यूल टूट गया था, पर उसे खुद इस बात का आभास नहीं था। अगले दिन धर्मशाला। एक तेज कर्कश आवाज ने सबकी नींद उड़ा रखी थी। खिड़की दरवाजे लकड़ी के बने होने के बाद भी इस आवाज को सुनकर थर-थर कांप रहे थे। सिमी काफी देर तक तकिए में अपना मुंह छुपाकर सोने की कोशिश करती रही, पर जब उसके कानों में दर्द और एक अजीब सी कंपन महसूस होने लगी तो वो डर के मारे चिल्लाते हुए जमीन पर लेट गई और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, भूकंप आ गया। सिमी ने अपनी हथेलियों से जोर से अपने कान बंद कर लिए थे। उसे अभी भी लग रहा था कि ये भूकंप है। उर्वेन, अर्घ, मानसा, यूनी आंख मलते हुए बाहर आ गए। अर्घ बोला, अब तो आदत हो गई है। जब तक आरजे की काव काव न सुन लें तब तक दिन की शुरुआत ही नहीं होती। मानसा ने अपने कान में रुई ठूंसते हुए कहा, ठीक कहा तुमने, आरजे गाना ना गाए तो हमारी आंखें भी नहीं खुले। यूनी ने भी अपने कान में रुई ठूंस ली। अब आरजे कब बाहर आएगी? हमें तो आदत है, पर यहाँ की खिड़की दरवाजों को नहीं है, जो कभी भी टूटकर बिखर सकते हैं। उर्वेन मुस्कुराया और 10 तक उल्टी गिनती गिनने लगा। 9, 8, 7, 6। उसकी नजरें अभी भी आरजे के रूम के दरवाजे पर टिकी हुई थी। 5, 4, 3, 2। अचानक से दरवाजा खुला और आरजे फुल स्लीव हाई नेक टी शर्ट और लंबा श्रिंग पहन नाचते गाते हुए बाहर आई। उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान थी।
और आंखों में चमक। उसे देखकर यूनी और मानसा ने अपने कान से रुई निकाल फेंक दी। आरजे ने मुस्कुराते हुए एक नजर सबकी तरफ देखा। जीना इसी का नाम है, बोरिंग लोगों, आरजे ने चिल्लाते हुए कहा और रेलिंग से कूद नीचे आ गई। सबने ये देख एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उर्वीन बोला, ध्यान से आरजे, लग जाएगी तुम्हें। मानसा बोली, सीढ़ियां भी हैं यहाँ, कूदने की क्या जरूरत थी। यूनी बोली, आरजे कब सुनोगी तुम हमारी। अर्घ ने अपना सिर पकड़ लिया और लंबी सांस लेते हुए कहा, किसी दिन तुम्हारे बारे में सोच सोच कर हम सबका दिमाग फट जाएगा। खुद का ख्याल रखा करो यार। सब चाहे एक दूसरे से कितनी ही लड़ लें, पर आरजे की बहुत फिक्र करते थे। आरजे ने एक क्यूट सी स्माइल देते हुए धीरे से अपने कान पकड़ लिए और फिर चिल्लाते हुए कहा, हम तो ऐसे ही हैं भैया, हिम्मत है तो बदल के दिखा दो। इतना कह आरजे उन सब के लटके हुए चेहरों को देख हंस पड़ी। मानसा ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारी लाइफ में जरूर कोई ऐसा आएगा जिसमें तुम्हें बदलने की हिम्मत भी होगी और तुम्हें चुप कराने की ताकत भी। आरजे ने मानसा को घूरा तो वो डरकर चुप हो गई। अर्घ ने अचानक अपना सिर पकड़ लिया। सिमी, अरे वो उसका क्या हाल हुआ होगा। आरजे को छोड़ सब उसे हैरानी से देखने लगे। आरजे ने उन्हें ऐसे एक दूसरे की तरफ देखते हुए देखा। वो मुस्कुरा उठी, फिर अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। मेरा गाना इतना भी बुरा नहीं है, आरजे ने उनके हाव भाव समझते हुए कहा। सब आरजे की तरफ देखने लगे। वो आरजे को कैसे बोलते, तुम्हारा गाना नहीं, तुम्हारी आवाज सबसे बड़ी दिक्कत है। तभी सिमी के रूम का दरवाजा खुला। लाल आंखें, बिखरे बाल, ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद के ही बालों को नोच लिया था। सिमी बहुत बुरी तरह डरी हुई थी। जैसे ही उसने सबकी तरफ देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। तुम सब ठीक हो? मुझे लगा भूकंप की वजह से मुझे छोड़कर सब ऊपर गए। सिमी ने धर्मशाला की छत की तरफ देखते हुए कहा। आरजे ने मुंह बना लिया। उसे ऐसे मुंह बनाते देख वो चारों हंस पड़े। सिमी उन चारों को हंसते हुए देख, क्या हुआ? आरजे ने सबको घूरा तो वो सब चुप हो गए। आरजे ने सिमी की तरफ देखा। जाओ, पहले तैयार हो जाओ, तुम्हें इन चारों के साथ जाना है। सिमी बोली, पर कहाँ? अर्घ ने कहा, हमें अपनी आरजे लाइफ को प्रमोट नहीं करना क्या? ऋषिकेश में कोई भी नहीं जानता है, उन्हें हमारे बारे में बताना तो पड़ेगा ही। उर्वेन बोला, जल्दी जाओ, हम तुम्हारे लिए वेट नहीं करने वाले। ये सुन सिमी जल्दी से अंदर बाथरूम की तरफ भाग गई। आरजे ने सबको घूरा। मैं इतना बुरा भी नहीं गाती हूँ, दोबारा सुनाऊं? सब चुप हो गए और जल्दी से अपने रूम की तरफ भाग गए। आरजे के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। आरजे ने खुद के कंधे को थपथपाया। वाह आरजे, तुझसे अच्छा सिंगर तो इस दुनिया में ही नहीं है। दूसरी तरफ आयुध सुबह सुबह रिसेप्शन पर थोड़ी दूर एक सोफे पर बैठ समय के आने का वेट कर रहा था। कहाँ रह गया ये समय? आयुध ने चिढ़ते हुए खुद से कहा। तभी समय और आर्यन एक साथ रिसेप्शन पर आए। उन दोनों ने रिसेप्शनिस्ट से कुछ कहा। वो दोनों इतना धीरे बात कर रहे थे कि आयुध को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आयुध ने एक मैगजीन उठाई और मैगजीन की तरफ देखते हुए समय की तरफ बढ़ने लगा ताकि समय और आर्यन की बातें सुन सके। समय ने आयुध को मैगजीन लेकर अपनी तरफ बढ़ते देखा तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने आर्यन को कुछ इशारा किया तो आर्यन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। आयुध मैगजीन में देखते हुए समय और आर्यन के पीछे आकर खड़ा हो गया। आर्यन बोला, समय सर, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ काफी खतरा है। समय ने आयुध को सुनाते हुए कहा, आयुध से पहले शिवानंद चैटर्जी की बेटी तक पहुंचना है तो रिस्क तो लेना ही होगा। समय ने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा। ये ओरियन मॉल कहाँ मिलेगा? रिसेप्शनिस्ट बोली, सर आप किस मॉल की बात कर रहे हैं? मैंने इसके बारे में नहीं सुना। शायद आपको यहाँ के लोकल गाइड से बात करनी चाहिए, शायद वो बता सके। मैं आपको बेस्ट गाइड का नंबर दे सकती हूँ। आर्यन बोला, ओके जल्दी दो। वैसे भी सर की तरह मुझे भी समय की बर्बादी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब सुन आयुध की आंखों में चमक आ गई। ओरियन मॉल, जरूर वहाँ कुछ होगा ही, तभी समय उसकी बात कर रहा है। आयुध वहाँ से जाने लगा तो समय आयुध के सामने आ गया।
हेलो मिस्टर आयुध। समय ने अपने बालों को सहलाया। जैन, कहाँ जा रहे हैं आप? आयुध ने स्टाइल से अपने हाथ अपनी पैंट की जेब में डालते हुए कहा, अंदर थोड़ी घुटन हो रही है इसलिए बाहर जा रहा हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? रास्ता छोड़ो मेरा। आयुध ने समय को घूरते हुए कहा। समय इस बार बिना बहस किए पीछे हट गया। ये देख आयुध को काफी अजीब लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। ये सब शिवी भी देख रही थी। उसे तो अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। ये मैंने क्या देख लिया? समय आयुध की बात सुन पीछे हट गया और आयुध ने पहली बार समय के सवाल का सीधा सीधा जवाब दिया। आज कड़वा करेला और नीम दोनों स्वीट कैसे बन गए? शिवी ने एक गहरी सांस ली और समय की तरफ बढ़ गई। समय की नजरें अभी भी आयुध पर ही टिकी हुई थीं। उसके चेहरे की मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आर्यन ने रिसेप्शनिस्ट से नंबर लिया। चलें सर? समय ने हाँ में सिर हिला दिया। समय जाने को हुआ तभी शिवी ने समय को आवाज लगाई। समय! समय और आर्यन शिवी की आवाज सुन पीछे मुड़े। शिवी समय के पास आई। तुम दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। समय ने शिवी की बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। समय ने आर्यन की तरफ देखा। चलें, वैसे भी बहुत टाइम बर्बाद हो गया है। कुछ लोगों के पास बहुत फ्री टाइम होगा पर मेरे पास नहीं है। आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया और समय के पीछे पीछे चला गया। शिवी तो बस देखती ही रह गई। अब मैंने क्या कर दिया? ये है ही ऐसा। चल छोड़ शिवी, आयुध अकेला गया है, मुझे उसके पीछे जाना चाहिए। इतना कह उसने अपनी डिजिटल वॉच से आयुध की डिजिटल वॉच को कनेक्ट किया और एक टैक्सी ले आयुध के पीछे चली गई। उन दोनों के जाने के बाद आर्यन और समय लॉज के बाहर लगे बड़े से डस्टबिन के पीछे से निकलकर बाहर आए। आर्यन बोला, ये ओरियन मॉल का क्या चक्कर है बॉस? ऐसा मॉल सच में है या आपने बस कहने के लिए कहा है? क्योंकि मैंने ऋषिकेश आने से पहले यहाँ की एक एक जगह के बारे में जानकारी जुटाई थी। उस समय यहाँ कोई ओरियन मॉल नहीं था। आर्यन ने समय की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, जैसे उसने समय का झूठ पकड़ लिया हो। समय ने ये देख अपना गला साफ किया। हाँ, ऐसा कोई मॉल नहीं है। मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए था। ये दोनों अपना कीमती वक्त ओरियन मॉल को ढूंढने में ही लगा देंगे। तब तक मैं इस केस को सॉल्व कर दूंगा। समय के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। आर्यन बोला, सच में सर, आप तो लोमड़ी को भी चकमा दे सकते हैं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। समय ने आर्यन को घूरा। अपने काम से काम रखो, ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। समय ने अपनी कलाई में पहनी घड़ी की तरफ देखा। 10 मिनट के अंदर टैक्सी वाले को बुलाओ। हम आज भी उसी घाट पर जाएंगे जहाँ कल हमें वो लड़की मिली थी। शायद हो सकता है आज भी आए। आर्यन ने मुंह बना लिया। ओके सर। उसने उस टैक्सी ड्राइवर को फोन करके बुला लिया। वो टैक्सी ड्राइवर भी टाइम पर पहुंच गया। टैक्सी ड्राइवर बोला, आ जाओ साहब, एकदम टाइम से हो ना? आर्यन और समय टैक्सी में बैठ गए। समय बोला, बिल्कुल, बल्कि आज भी तुम 5 मिनट पहले ही आए हो। आर्यन ने कहा, त्रिवेणी घाट पर जाना है, बस हमें वहां तक पहुंचा दो। टैक्सी ड्राइवर मुस्कुरा दिया। लो, अभी लो। इतना कहे उसने स्पीड से टैक्सी दौड़ा ली। थोड़ी ही देर में वो दोनों घाट पर थे। समय ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। इम्प्रेसिव। समय मुस्कुराते हुए आर्यन के साथ बाहर आया। तुमने आज फिर हमें टाइम से पहले पहुंचा दिया। उस टैक्सी ड्राइवर ने एक लंबी मुस्कान के साथ अपना सिर झुकाया। ये तो हमारा काम है, अब चलता हूँ। समय बोला, तुम्हारा नाम क्या है? टैक्सी ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदिक सर, जब भी जरूरत हो मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। यही तो मेरा काम है। इतना कहकर टैक्सी ड्राइवर वहां से चला गया। आर्यन और समय घाट की तरफ मुड़े। वहां इस वक्त ज्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ लोग वहां पंडितों से अपने घर की सुख शांति के लिए महापूजा करवा रहे थे, तो कुछ लोग वहां नदी में डुबकियां लगा रहे थे। साथ ही कुछ गाइड भी वहां थे जो यहाँ घूमने आए टूरिस्ट्स को इस घाट के बारे में बता रहे थे। आर्यन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सर, अगर वो कल वाली लड़की नहीं आई तो? समय भी ये सुनकर परेशान हो गया। तो शायद हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। समय इस समय बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो इस वक्त करे भी तो क्या करे। दूसरी तरफ आयुध पूरे ऋषिकेश में घूम लिया था।
उसने गूगल पर भी ओरियन मॉल के बारे में सर्च किया पर उसे कुछ भी पता नहीं चला। वो वहीं बीच बाजार में टैक्सी रोक निराश होकर खड़ा हो गया। तभी शिवी भी उसके पीछे पीछे वहां आ गई। उसे निराश देख शिवी आयुध के पास आई और कहा, मुझे लगता है समय ने हम दोनों को बेवकूफ बनाया है। मैंने पता किया है, ओरियन मॉल नाम का कोई भी मॉल नहीं है यहाँ। ये सुनकर आयुध हैरानी से शिवी को देखने लगा। उसे इस वक्त समय पर बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो कर भी क्या सकता था। तभी आयुध के कानों में एक आवाज पड़ी, आरजे लाइफ इस बार आपके शहर में। जिस किसी को कोई भी हो परेशानी हम करेंगे सॉल्व। आरजे लाइफ, चलती फिरती आरजे लाइफ आपके शहर में आपके सामने है। किसी को कोई भी हो परेशानी हमें कॉल करें इस नंबर पर 5367428751। सबसे पहले अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करें और हमारे बताए एड्रेस पर आ जाएं। जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो आपके हाथ से ये सुनहरा मौका छूट जाए। हमेशा की तरह उर्वेन माइक लेकर जोर जोर से चिल्लाते हुए आरजे लाइफ की तारीफ कर रहा था। कुछ लोगों ने उन पर ध्यान भी दिया पर बाकी सब आराम से अपनी ही धुन में अपना काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई परेशानी हो ही ना। ये सब अंदर बैठी सिमी खिड़की से देख रही थी। यहाँ तो कोई हमारी तरफ देख भी नहीं रहा है। शायद यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिमी ने उदास होते हुए कहा। अर्घ बोला, कोई ना कोई तो आएगा ही, तुम टेंशन मत लो। मानसा बोली, अभी यहाँ हम नए हैं, शायद इसीलिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यूनी ने कहा, हाँ 1-2 दिन लगेंगे पर जैसे इन्हें हम पर भरोसा हो जाएगा कोई ना कोई तो आएगा ही। उन तीनों ने किसी तरह सिमी को समझाया। उर्वेन भी ये सब देख रहा था। उसने और तेज आवाज में बोलना जारी रखा, सुनो सुनो, आरजे लाइफ शहर शहर जाकर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। लाइफ में कोई भी हो दुख, आरजे लाइफ और हम हमेशा आपकी मदद के लिए हैं। इस शहर में भी हम कुछ दिन रुक कर चले जाएंगे, इसलिए जल्द से जल्द अपनी समस्याएं लेकर हम तक पहुँचें। कहीं ऐसा ना हो आपकी एक पल की देरी की वजह से इतना सुनहरा मौका हाथ से चला जाए। जल्दी से जल्दी इस नंबर पर कॉल कीजिए और खुद आरजे को अपनी परेशानियां बताइए। अभी भी लोगों की तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं मिला था। उर्वेन ने एक लंबी सांस ली। अभी आरजे हमारे साथ आती तो उसकी आवाज को कोई चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाता। देखते हैं कब तक इग्नोर करेंगे। उर्वेन ने अपने मन में कहा। वैनिटी वैन आयुध के सामने से गुजरी। उर्वेन और आयुध दोनों की नजरें मिली। उसी के साथ दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। आयुध ने कहा, ये यहाँ? तो वो भी यहीं होगी, उसने खुद से कहा। वो उर्वेन को गुस्से से घूर रहा था। आयुध कुछ बोलता उससे पहले उर्वेन वैनिटी वैन के अंदर चला गया। अर्घ ड्राइविंग कर रहा था। उसे ऐसे परेशान देख अर्घ ने पास की खिड़की से झांका। आयुध को खुद को घूरते देख उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने जल्दी से वैनिटी वैन की स्पीड बढ़ाई और वहां से भाग खड़े हुए। आयुध गुस्से में चिल्लाया, यू बास्टर्ड, हाथ लग जाओ, छोड़ूंगा नहीं किसी को। आयुध के कान में सिर्फ एक आवाज आई जो कि आरजे लाइफ का थीम सॉन्ग था। आरजे लाइफ, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैम, यू टेक अ चिल पिल। ये सॉन्ग सुन आयुध का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो कुछ दूर उस वैनिटी वैन के पीछे भागा। आयुध को ऐसे वैनिटी वैन के पीछे भागते देख सिमी खुश हो गई। देखो कैसे हमारे पीछे भाग रहा है, जरूर इससे कोई प्रॉब्लम होगी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी पक्का। अर्घ्य और उर्वेन ने अपना सर पीट लिया। यूनी और मानसा ने भी अपने पीछे भागते शख्स को देखा तो उनकी आंखें भी फैल गईं। ये खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मानसा ने परेशान होते हुए कहा। यूनी भी बोली, तेज भगाओ, कहीं हम तक पहुंच गया तो आरजे हमारा बैंड बाजा बारात सब बजा देगी। अर्घ ने उसकी बात मान स्पीड और तेज कर ली। सिमी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। कौन है ये जो इस तरह उनके पीछे भाग रहा था? 1000 तरह के सवाल इस समय सिमी के मन में उठ रहे थे पर जवाब एक का भी नहीं था। कुछ देर भागने के बाद आयुध थक कर वहीं बैठ गया। देखते ही देखते वैनिटी वैन उसकी नजरों से ओझल हो गई। शिवी आयुध के पीछे पीछे भागते हुए आई। पागल हो गए क्या आयुध? ऐसे क्यों भाग रहे थे? शिवी ने गुस्से से कहा। आयुध ने गहरी सांस ली
और अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही आयुध ने अपनी आंखें खोली, वो काफी शांत नजर आ रहा था। उसने चेहरे पर एक फेक स्माइल लाई और मुस्कुराते हुए शिवी से कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस देख रहा था मैं उस वैनिटी वैन को पकड़ सकता हूँ या नहीं। ऐसा बचकाना जवाब सुनकर शिवी आयुध को घूरने लगी। तुम क्रेजी हो, चलो वापस। शिवी आयुध को वहां से ले तो गई, और उसका ध्यान अभी भी उस वैनिटी वैन में अटका हुआ था। वो यहाँ क्या कर रही है? मुझे उसे ढूंढना ही होगा, आयुध ने अपने मन में सोचते हुए कहा। समय भी घाट पर बैठा कुछ यही सोच रहा था। मुझे उसे ढूंढना होगा। समय ने नदी में जोर से पत्थर मारा। एक आवाज के साथ पत्थर पानी में डूब गया। भाग 7। आरजे ने